डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम 12th क्लास फिजिक्स में तीसरे चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3 पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है विद्युत विभव। इसी चैप्टर पर हमारी कुछ वीडियो लेक्चर से चर्चा हो रही थी और इस चैप्टर में हमने जिस लास्ट टॉपिक पर बात की थी वह टॉपिक था आवेशों के निकाय के कारण, या आप ऐसा भी कह सकते हैं बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना। इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि यदि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपसे बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव पूछे, तो उसको ज्ञात करने का सबसे इजी और सरल तरीका है कि हमें क्या करना है, एक एक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर उस बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए उन सभी विद्युत विभवों का बीजगणितीय योग कर देना है। यदि किसी आवेश, कोई आवेश पॉजिटिव है तो उसके विद्युत विभव धन विभव लोगे आप, और यदि कोई आवेश नेगेटिव है तो उसके विद्युत विभव को आप क्या लोगे, ऋण विभव लोगे। तो इसका मैंने तरीका आपको बताया था, लिखवाया था, मैंने आपको बताया भी था कि बहु आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसके आधार पर हम निकालते हैं आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना। तो हमें बिल्कुल इसी वे में एक फॉर्मूला मिलता है, परिणामी विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे लिखते हैं सिग्मा Q स्मॉल i बटा आर आई, और यहां पर i की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, 1 से n तक। ये हम निकालते हैं एक फॉर्मूला, बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना। तरीका वही रखें, एक एक आवेश के कारण विद्युत विभव निकालें और परिणामी विद्युत विभव निकालने के लिए उन सभी विद्युत विभवों का बीजगणितीय योग आप करते हैं। ये तो आते हैं निर्वात में। यदि ऐसा हो कि आवेशों का निकाय माध्यम में रखा हो, फिर आपसे परिणामी विद्युत विभव पूछे आवेशों के निकाय के कारण, तो वही तरीका है, आप तो निर्वात में निकाल दो और माध्यम में जो परिणामी विद्युत विभव होगा, कल मैंने आपको बताया था कि माध्यम में परिणामी विद्युत विभव कितना होगा, निर्वात में उत्पन्न विद्युत विभव का 1/एप्सिलॉन r गुना होगा। यहां पर एप्सिलॉन r क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। ये टॉपिक भी हमने पढ़ा था और निष्कर्ष दिया था कि माध्यम की उपस्थिति में किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान निर्वात की अपेक्षा, निर्वात या वायु की अपेक्षा कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो हमारा आंसर था कम हो जाता है। क्लियर? तो ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव और माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। क्या आपको क्या करना है बेटा, एक विद्युत द्विध्रुव आपको दिया हुआ है और उस विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है, विद्युत विभव की कैलकुलेशन करनी है। बताना है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत विभव कितना होता है। विद्युत द्विध्रुव के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा है, फर्स्ट चैप्टर में भी आपने इस चीज को पढ़ लिया था। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि हमको डेरिवेशन को सॉल्व करने में आसानी हो। मैं आपसे कह रहा हूं ये जो टॉपिक है ये अच्छा है बेटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के हिसाब से। डेरिवेशन थोड़ी लंबी जरूर है, एक एक स्टेप का आप ध्यान दें, पर डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है जो आज हम पढ़ रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पहले विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव के बारे में आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? जब समान परिमाण और परस्पर विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो आवेशों की इस व्यवस्था या आवेशों के इस युग्म को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव की शर्त ये होती है, दो आवेश जिनके परिमाण समान हो, प्रकृति परस्पर विपरीत हो और एक दूसरे से कैसी दूरी पर हो? अल्प दूरी पर स्थित हो। क्लियर? ये पढ़ रखा है हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, फिर उस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे किसी बिंदु पर। तो समझिए इस डेरिवेशन को, बिल्कुल इसी तरीका है पढ़ने का। देखो बेटा कि मान लीजिए ये एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु है ओ। एक एक स्टेप को समझते जाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक स्टेप को यदि आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप डेरिवेशन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो हमने कहा है कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। कई बच्चे क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं, फिर आगे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। चित्र में जो आपको दिख रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करते चलें। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना इसके बिंदु ए पर आवेश है -q और बिंदु बी पर आवेश है +q। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य की अल्प दूरी को हम क्या मानते हैं? 2a। ए मान लो, आपकी इच्छा है, बस हम तो 2a इसलिए मानते हैं क्योंकि जब मध्य बिंदु के दोनों तरफ आधी आधी दूरियां लेते हैं तो हमको डिवाइड करने में आसानी होती है। तो इन आवेशों के मध्य की जो अल्प दूरी है उसे हम मान लेते हैं बेटा 2a। तो मध्य बिंदु के दोनों ओर ये दूरी जो होगी वह कितनी हो जाएगी? स्मॉल a हो जाएगी। समझ पाई मेरी बात? हम कह रहे हैं ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर है -q, बिंदु बी पर है +q आवेश। दोनों आवेशों के मध्य की अल्प दूरी है 2a। तो मध्य बिंदु के दोनों ओर ये आधी आधी दूरी कितनी हो जाएगी? a+a हो जाएगी। ये होगा। तो इस विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से। यही होगा। क्या होगा? P बराबर Q गुणा 2a। यही होगा ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश का परिमाण गुणा आवेशों के मध्य की अल्प दूरी। ये हो गया इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर? अब हमें क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब हमने क्या करा, एक बिंदु P हमने यहां पर लिया। हमने एक बिंदु P लिया, मान लीजिए इस बिंदु P के निर्देशांक है r, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें किस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है? बिंदु P पर, जिसके निर्देशांक है r, कंफ्यूज ना हो इसमें। r, इस बिंदु P के निर्देशांक हमने दिए हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि यह जो बिंदु P है
विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। और इस बिंदु P को बिंदु O से मिलाने वाली रेखा OP विद्युत द्विध्रुव के अक्ष AB, अक्ष जानते हैं ना, दोनों आवेशों को मिलाते हुए गुजरने वाली रेखा, ये किसे दर्शाती है? अक्ष को। तो ये जो रेखा है OP वह विद्युत द्विध्रुव के अक्ष AB के साथ मान लीजिए कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। ये हो गए निर्देशांक का मतलब। क्या कहा हमने? एक इस विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक है r, थीटा। इसका मतलब हुआ कि बिंदु P O से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। और बिंदु P को मध्य बिंदु O से मिलाने वाली रेखा OP विद्युत द्विध्रुव के अक्ष AB के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा कोण यहां पर बना रही है। यह मतलब हो गया बिंदु P के निर्देशांक r, थीटा का। समझ में आ गया ना? हमने बिंदु P को न तो द्विध्रुव के अक्ष पर माना है, न ही द्विध्रुव के निरक्ष पर माना है। ये हम कंडीशन आगे लगाएंगे कि यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर आ जाए तो थीटा का मान कितना होगा बेटा? या तो शून्य होगा या कितना होगा? 180। यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर आ जाए तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हो जाएगा ना? फिलहाल हमने बिंदु P को न तो अक्ष पर माना है, न ही द्विध्रुव के निरक्ष पर माना है, अक्ष और निरक्ष के बीच में ही कहीं पर माना है जिसके निर्देशांक है r, थीटा। इसका अर्थ फिर से सुन लो, r, थीटा निर्देशांक का मतलब है बिंदु P की O से दूरी है r और बिंदु P को O से मिलाने वाली रेखा OP द्विध्रुव के अक्ष AB के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा कोण यहां पर बना रही है। अब आप देखें, इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव में एक तो धनावेश है और एक ऋण आवेश है। तो इस बिंदु P पर कितने विद्युत विभव मिलेंगे आपको? 2 विद्युत विभव आपको प्राप्त होंगे। धनावेश के कारण धन विभव और ऋणावेश के कारण ऋण विभव। तो बिंदु P पर आप परिणामी विद्युत विभव कैसे निकालेंगे? धनावेश के कारण धन विभव और ऋणावेश के कारण ऋण विभव का बीजगणितीय योग आप कर देंगे, ये मिल जाएगा आपको परिणामी विद्युत विभव। यही होगा। पर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है एक आवेश के कारण विद्युत विभव? V बराबर KQ/R। यही फॉर्मूला पढ़ा है। पर इस विभव को निकालने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? दूरी पता होनी चाहिए। यहां पर R दूरी बिंदु P की मध्य बिंदु O से है। तो हमें तो इस प्रक्रिया को आगे हल करना है ना। तो मान लीजिए बेटा, विद्युत द्विध्रुव का जो ये धनावेश है प्लस Q, इस धनावेश प्लस Q की बिंदु P से दूरी कितनी है? R1। और जो ये बिंदु A पर ऋणावेश रखा है माइनस Q, माना इस ऋणावेश की बिंदु P से दूरी कितनी है? R2। तो पहले हमारा काम क्या है? इन दूरियों को निकालना, R1 और R2 को निकालना। ये निकल जाएगा तो धन विभव कितना होगा प्लस Q आवेश के कारण? KQ/R1। ऋण विभव कितना होगा माइनस Q आवेश के कारण? माइनस KQ/R2। फिर आप इन विभवों का बीजगणितीय योग कर देंगे। यही करेंगे ना। तो पहले हमारा काम है R1 और R2 को निकालना। R1 का मान जो है वो इस त्रिभुज से निकलेगा BOP से। R2 का मान निकलेगा त्रिभुज AOP से। अब हम क्या करते हैं, हमारी सुविधा के लिए कि हमको R1 और R2 का मान निकालने में आसानी हो, इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, बिंदु B से रेखा OP पर लंब डालते हैं। क्या करा हमने? बिंदु B से रेखा OP पर लंब डाला। अब जैसे आप बिंदु B से रेखा OP पर लंब डालेंगे तो जो ये त्रिभुज था ना BOP, ये कितने समकोण त्रिभुजों में विभाजित हो गया? 2 समकोण त्रिभुजों में विभाजित हुआ। तो हमको R1 का मान निकालने में आसानी होगी। यही होगा। अब ऐसे हम क्या करते हैं,
इस रेखा ओपी को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं और बिंदु ए से अब इस रेखा ओपी पर हम लंब डाल देते हैं। यहां पर लिख देते हैं बिंदु एम। क्या लिख दिया हमने यहां पर तो हमने लिख दिया बेटा बिंदु एम और यहां पर लिख दिया बिंदु एन। फिर से देखिएगा, हमको तो बेटा बिंदु पी पर परिणामी विद्युत विभव निकालना है, तो इसके लिए हमें धनावेश के कारण धन विभव निकालना होगा, ऋणावेश के कारण ऋण विभव निकालना होगा। इसके लिए हमें धनावेश की बिंदु P से दूरी R1, ऋणावेश की बिंदु P से दूरी R2 भी निकालनी होगी, तभी तो निकलेगा धन विभव और ऋण विभव। तो R1 और R2 का मान हमें बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इजी वे में मिल जाए, इसके लिए हमने क्या करा है, इस बिंदु B से कौन सी रेखा पर, रेखा OP पर लंब डाल दिया और रेखा OP को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बिंदु A से लंब डाल दिया। वो इसलिए किया हमने ताकि हमें इस चित्र में समकोण त्रिभुज मिल जाए और हम बिल्कुल आसानी से हल करके R1 और R2 का मान निकाल लें। क्लियर आता? तो देखो आप यहां तक आपने देखो, आपको बिंदु P की दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दे रखी है। इधर रखिए, आपने प्लस Q आवेश की दूरी मान ली R1 और माइनस Q आवेश की दूरी क्या मान ली आपने, R2। तो यदि हम विभव की बात करें तो आ जाएगा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा V1 वह कितना होगा बेटा, KQ बटा R1, यही होगा। फिर आ जाओ, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा V2 वह कितना होगा, माइनस KQ बटा R2, यही होगा। तो आ जाएगा, इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा, कैसे निकालेंगे परिणामी विभव, V बराबर आप लिखेंगे V1 प्लस V2, धन विभव और ऋण विभव का बीजगणितीय योग करेंगे। दोनों का बीजगणितीय योग करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, KQ कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, यही होगा। या आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो V बराबर KQ, दोनों का जो लघुत्तम हो जाएगा आ जाएगा R1 R2 और ऊपर क्या आ जाएगा R2 माइनस R1, समीकरण 1। क्लियर हो गया ना भाई। बिंदु P पर धनावेश प्लस Q के कारण धन विभव होगा KQ बटा R1, ऋणावेश माइनस Q के कारण ऋण विभव होगा माइनस KQ बटा R2। तो परिणामी विभव के लिए आप दोनों का बीजगणितीय योग करेंगे तो परिणामी विभव आएगा V बराबर KQ R2 माइनस R1 बटा R1 R2, यही मिलेगा ना आपको इस बिंदु P पर परिणामी विभव। अब आपको बिंदु P पर परिणामी विभव ये कब मिलेगा, जब आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, R1 और R2 की वैल्यू को आप ज्ञात कर लें। R1 और R2 की वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकें, इसी के लिए ही हमने क्या करा है, बिंदु B से रेखा OP पर लंब डाला है BN, ताकि दोनों तरफ आपको समकोण त्रिभुज मिले, आप आसानी से हल कर लें। ऐसी रेखा OP को आगे बढ़ाते हुए बिंदु A से लंब डाल दिया, क्या डाल दिया आपने, लंब AM लंब आपने डाल दिया, ताकि आप आसानी से R2 का मान ज्ञात कर लें, यही होगा। अब हमारा जो टारगेट है वो पहले क्या है, R1 और R2 का मान ज्ञात करना। डेरिवेशन बड़ी है, एक एक स्टेप को समझते चलना। हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, पहले R1 और R2 का मान ज्ञात करना। तो पहले हम निकालते हैं R1 का, फिर हम निकालेंगे R2 का। अब आप देखो इस समकोण त्रिभुज को देखें बेटा एक बार, जब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा।
यही होगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज को देखें आप, BON को। थीटा के सामने की भुजा बेटा ये क्या होगी? लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या होगी? कर्ण। और ये वाली भुजा क्या होगी? आधार। यही होगी ना। तो सबसे पहले इस छोटे समकोण त्रिभुज को देखो, BON को। हमारे पास थीटा के सामने की भुजा न तो लंब है नहीं आधार है, केवल 90 डिग्री के सामने की भुजा दे रखी है। कौन सी? कर्ण आपको दे रखी है। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज को ले बेटा, कौन से को? BON को। तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज BON में आप निकालें साइन थीटा की वैल्यू। क्या होता है साइन थीटा? बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है? थीटा के सामने की भुजा B से N तक, यही होगा, बटा कर्ण। कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने की भुजा, और ये किसके बराबर है दूरी? स्मॉल a के बराबर। तो BN किसके बराबर होगा? A साइन थीटा के, यही होगा। अब आप cos थीटा की वैल्यू निकालें इसी त्रिभुज में। cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार कहां से कहां तक है? O से लेकर N तक। और कर्ण किसके बराबर है? स्मॉल a के। ON बटा a। तो आपको ON किसके बराबर मिलेगा? A cos थीटा के। मिल गए ना आपको? ये जो भुजा है BN ये किसके बराबर आ रही है? A साइन थीटा के। ये भुजा ON किसके बराबर आ रही है? A cos थीटा के। हो गया ये वाला समकोण त्रिभुज पूरा। अब इस वाले समकोण त्रिभुज में आ जाओ, कौन से में? ONP में। तभी तो मिलेगा आपको R1। इसलिए समकोण त्रिभुज ONP में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कैसे? देखो बेटा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। और ये किसके बराबर होगी दूरी? R1 के बराबर होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल दें। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होगा R1 के। क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर बराबर में दे रखा है आधार स्क्वायर। अब आप देखो, इस समकोण त्रिभुज में जो ये BN, यदि हम इसको आधार माने, ये इनमें से एक आधार होगा और एक क्या होगा? लंब क्या होगा? यदि हम बेटा इसको आधार माने तो BN की वैल्यू है A साइन थीटा इस वाले समकोण त्रिभुज में। तो A साइन थीटा का यदि आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में लंब कहां से कहां तक होगा? N से लेकर P तक। ये थोड़ा ध्यान देना, इस समकोण त्रिभुज में जो ये लंब होगा, ये जो भुजा होगी वो कहां से कहां तक होगी? N से लेकर P तक। इसका मान है कि आपके पास नहीं है, R में समझ लेना। R तो मान है कहां से कहां तक? O से P तक। हमें वैल्यू चाहिए N से लेकर P तक। अब आप खुद देखो, यदि हम इस भुजा OP में से ON को घटा दें तो हमें कौन सी भुजा मिल जाएगी? N से लेकर P तक की भुजा आपको मिल जाएगी। तो आ जाएगा लंब जो होगा वह होगा OP माइनस ON स्क्वायर। तो आ जाएगा R1 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो भुजा होगी N से लेकर P तक, ये बराबर होगी OP माइनस ON के। OP भुजा कितनी है? R। ON भुजा कितनी है? A cos थीटा। तो आ जाएगी R माइनस A cos थीटा का स्क्वायर, यही होगा। तो इससे आ जाएगा बेटा R1 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे हल करें A माइनस B के स्क्वायर के सूत्र से, तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2AR कॉस थीटा। कर दिए से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो आ जाएगा इससे R1 स्क्वायर
सबसे पहले हमने लिख दिया आर स्क्वायर को, लिख दिया इसको। अब आप देखें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग केवल कितना आएगा? ए स्क्वायर। माइनस में क्या जाएगा? 2ar कॉस थीटा, ये आएगा। तो आ जाएगा इससे r1 स्क्वायर बराबर, इसमें से कॉमन निकालें आप आर स्क्वायर को। किसको कॉमन निकालेंगे आप? आर स्क्वायर को। तो आर स्क्वायर की जगह बच जाएगा 1, प्लस में ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, माइनस जब इसमें से भी आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? 2a बटा आर कॉस थीटा। इन तीनों पदों में से हमने आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया। अब आप देखें बेटा, आप ही जानते हैं, आप द्विध्रुव में शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो ये दूरियां होती हैं ए और दूरी होती है आर, दूरी आर तो कितनी हो सकती है, पर जो ये दूरी ए जो होती है 2a दूरी, इसके आधा मान, ये कैसी दूरी होती है? अल्प दूरी। क्योंकि आप जानते हैं, पढ़ते हैं आप, ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन होता है 1 से, पढ़ रखा ना आपने द्विध्रुव में। और ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर को लगभग हम कितना मान सकते हैं? 0। तो आप जब इससे हल करोगे तो आपको मिलेगा r1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1। ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसको लगभग हम 0 मान देते हैं, छोड़ देंगे इसे आप, 1 + 0 1 ही रह जाएगा। माइनस में क्या जाता है? 2a बटा आर कॉस थीटा। क्लियर? तो आप इससे r1 की वैल्यू निकालें, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे? वर्गमूल। तो आर स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा? r, यही होगा। और इस पद का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 2a बटा आर कोस थीटा की होल पावर कितनी आ जाएगी? 1/2, यही होगा। अब आप इसको और आगे हल करते हैं तो r1 बराबर r, इसको आप हल करते हैं द्विपद प्रमेय से, पढ़ रखे ना द्विपद प्रमेय। 1 + x की होल पावर n किसके बराबर होती है? 1 + nx के। इस द्विपद प्रमेय का हम उपयोग करेंगे तो 1 - x की होल पावर n किसके बराबर होगी? 1 - nx के। जब घात 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। हम द्विपद प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं तो आ जाएगा 1 - a बटा r cos थीटा। फिर से देखिए, 1 - x की होल पावर n बराबर होती है 1 - nx। ये हम उपयोग कर रहे हैं द्विपद प्रमेय का, जो आपको 11th में भी आपने पढ़ रखी है। तो जब 1 - x की होल पावर n बराबर 1 - nx से हल करोगे तो घात को जब अंदर गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा? 1 - a बटा r cos थीटा। ये किसका मान मिल गया आपको? दूरी r1 का मान। क्लियर? ठीक इसी पैटर्न से आपको किसका मान निकालना है? r2 का। मैं आपको डायरेक्ट फिलहाल लिखवा रहा हूं, क्योंकि यदि हम r2 का मान भी निकालने बैठे तो डेरिवेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। r2 का मान कैसे निकालोगे? सेम इसी पैटर्न से। सबसे पहले इस वाले समकोण त्रिभुज को लोगे, ANO को, जिसमें आपको 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण दे रखी है। आप वही तरीका थीटा के सामने एक भुजा लंब निकालोगे और ये भुजा आधार निकालोगे, ये करोगे। फिर आप इस समकोण त्रिभुज को ले लोगे AMP को, ये लोगे तो R2 किसके बराबर होगा? इस समकोण त्रिभुज AMP के कर्ण के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर, यही होगा ना। तो जब आप इस पैटर्न को भी समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो आपको देखो ये भुजा मिलेगी ना M से लेकर P तक, ये भुजा मिलेगी आपको इस समकोण त्रिभुज में। जब आप AMP में पाइथागोरस प्रमेय से R2 का मान निकालेंगे तो यहां पर तो R1 का मान निकालने में हमारे पास भुजा काम आई थी N से लेकर P तक।
R2 का मान निकालने में भुजा आपके पास काम आएगी कहां से कहां तक, O से लेकर P, M से लेकर P तक। तो M से लेकर P तक का मान कैसे निकालोगे, OP भुजा में कौन सी भुजा को जोड़ दोगे, OM भुजा को जोड़ दोगे। तो यहां पर जो माइनस का चिन्ह आ रहा था वो किसके चिन्ह में चेंज हो जाएगा, प्लस के चिन्ह में चेंज हो जाएगा। बस इतना सा संशोधन हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखिए, जब आप इसी प्रकार से R1 की जगह R2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 बराबर होगा R1 प्लस में A बटा R cos थीटा के। इसको हम आगे ज्यादा नहीं बढ़ा रहे क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। करने का तरीका, पहले समकोण त्रिभुज को लोगे AMO को, उसके बाद फिर इस बड़े समकोण त्रिभुज को लोगे AMP को, जिसका कर्ण होगा R2, इसका मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। तो आपको R2 का जो मान मिलेगा वो होगा R1 प्लस A बटा R cos। तो आपको R2 का मान मिलेगा R1 प्लस में A बटा R cos थीटा। इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, R2 की वैल्यू। तो आ गए हमारे पास R1 का मान और R2 का मान, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमारे पास R1 और R2 का मान आ जाएगा तो अब आप पहुंच जाइए समीकरण 1 पर। तो जब आप समीकरण 1 पर परिणामी विभव निकालेंगे तो इसलिए V बराबर आ जाएगा KQ। अब आप रख दें R1 तथा R2 का मान। जब आप R1 तथा R2 का मान निकालेंगे तो R1 का मान आपने निकाला है, क्या है R1 का मान, R1 का मान है R, आगे आपको दे रखा है 1 माइनस A बटा R cos थीटा। ये आपको वैल्यू दे रखी है R1 की। फिर आपने R2 का मान निकाला था, वह मिला था आपको R1 प्लस में A बटा R cos थीटा। ये आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, R2 की। यही होगा। ऊपर क्या दे रखा है R2 माइनस R1, क्या दे रखा है ऊपर R2 माइनस R1। अब आप मान रख दे R2 तथा R1 का। तो जब आप R2 तथा R1 का मान रखेंगे तो R2 का मान रखे R1 प्लस में A बटा R cos थीटा माइनस, अब आप R1 की वैल्यू रख दें R1 माइनस A बटा R cos थीटा। हमने R1 और R2 की जो वैल्यू निकाली थी उस वैल्यू को हम किस में रख रहे हैं बेटा, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। तो आ जाएगा V बराबर KQ बटा R गुणा R, तो क्या हो जाएगा नीचे R स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने वही ब्रैकेट बनाया। अब जब आप इस नीचे वाले पद को देखें R गुणा R स्क्वायर को तो आपने बाहर निकाल दिया। देखो A माइनस बी गुणा A प्लस बी, R गुणा R स्क्वायर को तो आपने बाहर कर दिया। अब क्या बचा 1 माइनस A बटा R cos थीटा 1 प्लस A बटा R cos थीटा। A माइनस बी गुणा A प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो A स्क्वायर तो आ जाएगा 1 माइनस B का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा A स्क्वायर बटा R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कर दिया ना, A माइनस बी गुणा A प्लस बी को हम लिख दिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ऊपर वाले पद को हल करें, R को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा R, प्लस में A बटा R से गुणा करेंगे तो R से R कट जाएगा, क्या रह जाएगा A cos थीटा। अब R को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा R, A बटा R से गुणा करेंगे तो R से R कट जाएगा, आ जाएगा A cos थीटा। पर ब्रैकेट के बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। माइनस को इससे गुणा करेंगे तो ये वाला पद हो जाएगा माइनस का, इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या कट जाएगा R से R कट जाएगा। फिर वही तरीका, चूंकि आप जानते हैं A स्क्वायर बटा R स्क्वायर, ये वैल्यू 1 से बहुत अल्प होती है, जिसको लगभग हमने कितना माना हुआ है, 0। विद्युत दीदी में पढ़ रखा अपनी बात। तो आ जाएगा इससे V बराबर KQ बटा R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। A स्क्वायर बटा R स्क्वायर अल्प होती बहुत वैल्यू, तो लगभग हम इसे 0 मानते हैं। तो 1 माइनस 0 नीचे क्या रह जाएगा, केवल 1 रह जाएगा।
और a cos थीटा क्या आ जाएगा 2a cos थीटा। तो आ जाएगा v बराबर k, ये किसकी वैल्यू बन गई q गुणा 2a, विद्युत द्विध्रुव में आवेश का परिमाण गुणा आवेशों के मध्य की अल्प दूरी, किसकी वैल्यू बन गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू आपको प्राप्त हुई q गुणा 2a, आगे आ जाएगा cos थीटा बटा जाएगा r स्क्वायर, यही होगा। तो क्या मिला आपको, आप लिख सकते हैं इसलिए v समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है कितना होता है KQ बटा R, और यह विद्युत विभव किसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो परिणामी विद्युत विभव होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती न होकर किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमें मिलता है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है v बराबर kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। के तो आप जानते हैं कूलम नियतांक है, p क्या है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, थीटा क्या है उस बिंदु को द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा द्वारा द्विध्रुव के अक्ष के साथ बनाया गया कोण। या ऐसे भी बोल दो आप, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, पढ़ रखा है आपने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं उस बिंदु को द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण P के साथ बनाया गया कोण थीटा, और R क्या है उस बिंदु की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी। तो ये हमारा टॉपिक था कि जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो वह परिणामी विद्युत विभव होता है v बराबर kp cos थीटा बटा r स्क्वायर, ये होगा। अब इसमें एक स्थिति आती है, पहली स्थिति, यदि मान लो हम कह दें बिंदु P कहां पर हो, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो, तो आप देखो बेटा ये द्विध्रुव का माइनस q आवेश, ये द्विध्रुव का है प्लस q आवेश, अक्ष होता है दोनों आवेशों को मिलाते हुए गुजरने वाली रेखा, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु हुआ O, ये आ जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P माइनस से प्लस की ओर। यदि कोई बिंदु इस तरफ हो तो उस बिंदु को मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव आघूर्ण के साथ कितना कोण बनाएगी, थीटा बराबर 0, और यदि इस तरफ होगा तो उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव आघूर्ण के साथ कितना कोण बनाएगी 180। ये बनेगा कि यदि कोई बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो तो बेटा थीटा बराबर या तो 0 होगा या कितना होगा 180। तो इस स्थिति में cos थीटा का मान कितना होगा प्लस माइनस 1, cos 0 का मान 1, cos 180 का मान माइनस 1। तो आपको मिलेगा परिणामी विभव v बराबर प्लस माइनस kp बटा r स्क्वायर, ठीक है। वो इसलिए बेटा यदि वह बिंदु धनावेश की तरफ होगा, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही हो, पर यदि धनावेश की तरफ होगा, धनावेश के निकट होगा, तो परिणामी विभव आपको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि धन विभव ज्यादा हो जाएगा, ऋण विभव कम हो जाएगा। पर यदि बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो पर ऋणावेश की तरफ हो तो ऋणावेश के निकट होने पर ऋण विभव ज्यादा हो जाएगा, धन विभव क्या हो जाएगा कम, तो परिणामी विभव आपको कैसा मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। क्लियर। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए आप जिस बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं वह बिंदु कहां पर हो, विद्युत द्विध्रुव के यहां पर हो, निरक्ष पर हो, तो निरक्ष पर कोण कितना बनेगा थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आ जाएगा इसलिए cos थीटा का मान हो जाएगा 0 और v बराबर आपको मिलेगा 0। क्लियर। तो हमें क्या निष्कर्ष मिला
एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत विभव कितना होता है? शून्य होता है। और ध्यान रहे बेटा, किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत विभव शून्य होने का अर्थ क्या है? कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर धनावेश के कारण जितना धन विभव है उतना ही ऋण विभव ऋणावेश के कारण है, इसलिए परिणामी विभव कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत विभव शून्य क्यों होता है? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर धनावेश और ऋणावेश के कारण धन विभव और ऋण विभव समान होने के कारण परिणामी विद्युत विभव कितना रहता है? शून्य रहता है। तो बेटा ये आज का टॉपिक था, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। आप इस डेरिवेशन को एक बार पढ़ें, एक बार रिवाइज करें, एक बार अपने हाथों से इसको हल करके देखें। फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर एक बार इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस जरूर करें आप।